नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र गृह व्यवस्था में कला एवं प्रबंध के अंतर्गत पाठ 3 गृह प्रबंध के बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे और इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी समझाएंगे। अतः इस पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या समझने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ है आपका गृह प्रबंध। गृह प्रबंध के अंतर्गत देखिए, पुष्प व्यवस्था क्या है, पुष्प व्यवस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। पहले आप जान लीजिए गृह प्रबंध क्या है। गृह जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है, गृह अर्थात घर, प्रबंध मतलब व्यवस्था करना, अर्थात घर की व्यवस्था करना क्या कहलाएगा, गृह प्रबंध कहलाएगा। गृह प्रबंध के अंतर्गत पुष्प व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा देखिए, गृह सज्जा की सामग्री के रूप में विभिन्न फूलों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना ही क्या कहा जाता है, पुष्प व्यवस्था कहा जाता है। पुष्प व्यवस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रंट महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है, पुष्प व्यवस्था वह कला है जिसमें फूलों और अन्य उपकरणों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उनमें स्वरूप, पोत और रंगों का सामंजस्य झलकता है। किसका किसका, स्वरूप का, पोत का और रंगों का मेल मिलाप, जो एक तरीके से मानिए तारतम्य इनका अच्छे ढंग से प्रस्तुत होता है, वह देखने को मिलता है, दृष्टिगोचर होता है, तो झलकता है। प्रस्तुत परिभाषा द्वारा स्पष्ट है कि पुष्पों के व्यवस्थित रूप प्रदान करना अपने आप में क्या है, एक कला है। इसका मुख्य उद्देश्य वातावरण को अधिक सुंदर तथा सुखमय बनाना होता है। पुष्प व्यवस्था में फूलों के साथ ही कुछ उपकरणों की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत फूलों के साथ ही साथ कुछ उपकरणों को भी व्यवस्था में स्थान दिया जाता है, जगह दिया जाता है। पुष्प व्यवस्था को शडेल महोदय ने इस शब्दों में प्रस्तुत किया है कि आज के संदर्भ में पुष्प व्यवस्था से अर्थ है एक ऐसी रचना करना जिसमें संयोजन, रेखा, स्वरूप तथा रंगों का सम्मिश्रण है। प्रस्तुत परिभाषा से स्पष्ट है कि पुष्प व्यवस्था एक कला है। क्या है, एक कला है तथा उसमें कला के विभिन्न तत्वों का समावेश होता है। किसी भी मकान में पुष्पों या फूलों के द्वारा दो प्रकार से सजावट की जाती है। पहला क्या, मकान की बाहरी सजावट और दूसरा मकान की भीतरी सजावट। तो सबसे पहले आप देखिए बाहरी सजावट क्या है। मकान के बाहर के वातावरण को सुंदर तथा मधुमय बनाने के लिए, ठीक है, सुंदर तथा मधुरमय अच्छा दिखाने के लिए बाहरी वातावरण को विभिन्न रूपों के पेड़ पौधे से सजावट की जाती है। और मकान के अंदर की जो सजावट होती है अर्थात भीतरी जो सजावट है, यह सजावट पुष्प विन्यास कमरे के अंदर रखा जाता है, वह भीतरी सजावट के अंतर्गत आता है। जब कमरे के अंदर फूलों को सुसज्जित किया जाता है तो वह क्या होता है, भीतरी सजावट होता है। और जब मकान के बाहर के वातावरण को सुंदर बनाया जाता है तो क्या वह सजावट क्या है, बाहरी सजावट हुआ मकान का। अब देखिए पुष्प सज्जा के तत्व क्या हैं। पुष्प सज्जा के तत्वों को देख लीजिए। इसमें पहला क्या है, व्यक्तित्व। पहला क्या है, व्यक्तित्व, और दूसरा है कला, तीसरा है रंग, चौथा है डिजाइन के सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से पहले आप देखिए पहला तत्व जो होता है पुष्प सज्जा का, व्यक्तित्व। पुष्प सज्जा में अपना सौंदर्य होने के साथ साथ एक व्यक्तित्व भी होना चाहिए। पुष्प सज्जा करने वाला व्यक्ति उस सज्जा में अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए पुष्प सज्जा करने वाले का, जो उसमें अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शित करे। ठीक है, घर को इस तरीके से सजाए। अब यहाँ देखिए दूसरा तत्व है कला के तत्व। पुष्प सज्जा के दूसरे तत्व में है कला के तत्व। आधुनिक पुष्प सज्जा में रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए पुष्प सज्जा के लिए चुनी गई वनस्पत सामग्री की रेखा, गति फूलदान के अनुकूल रखी जाती है और पूरी साज सज्जा जो होती है पुष्प की एक इकाई के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तीसरा क्या है, रंग। पुष्प सज्जा करते समय फूल पत्तियों तथा फूलदान के रंग समस्या उत्पन्न करते हैं। क्या समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पुष्प सज्जा में एकता तथा बल उत्पन्न करने के लिए एक रंग का प्रभावशाली होना जरूरी है। यदि एक से अधिक रंग हैं तो उसमें एक रंग क्या है, प्रमुख है, सबसे चमकीला व तेज होना चाहिए। यदि एक से अधिक रंग हैं तो उसमें एक रंग जो प्रमुख रंग है वह सबसे चमकीला अथवा तेज होना चाहिए। यदि 3 रंगों का प्रयोग कर रहे हैं तो एक रंग सबसे अधिक चमकीला, दूसरा थोड़ा उससे कम और तीसरा और कम
का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से पुष्प सज्जा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला देखिए, चौथा क्या है? डिजाइन। डिजाइन के सिद्धांत क्या हैं? पुष्प सज्जा करते समय डिजाइन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो पुष्प सज्जा और अधिक प्रभावशाली तथा सुंदर बन पड़ती है। अब इसमें देखिए, अनुपात होता है और संतुलन होता है, लय होता है। ठीक है, तीन प्रकार से डिजाइन के सिद्धांत होते हैं। पहला क्या है? अनुपात है, दूसरा संतुलन है, तीसरा लय है। अब पहले में आप देखिए अनुपात क्या है। अनुपात, जैसा कि देखिए पुष्प सज्जा में अनुपात का बहुत ही महत्व होता है। एक मध्यम या ऊंचे फूलदान में की गई पुष्प व्यवस्था उस फूलदान की लंबाई से 1.5 गुना होनी चाहिए। ठीक है, उसका अनुपात बराबर होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और दूसरा क्या है इसमें दूसरा है संतुलन। संतुलन में देखिए, पुष्प सज्जा में स्थिरता लाने के लिए संतुलन का होना अति आवश्यक है। उचित संतुलन व्यवस्थापन के लिए सबसे भारी वनस्पति सामग्री, सबसे ऊंची टहनी तथा सबसे बड़ा फूल का प्रयोग फूलदान के मध्य और ऊपर की ओर जाने वाली रेखा के समीप होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। तीसरा क्या है? लय। ठीक है, तीसरा इसमें लय। लय क्या है? प्रत्येक वस्तु की अपनी विकास प्रणाली व विकास की गति होती है, वही उसकी क्या कहलाती है? लय कहलाती है। जो विकास प्रणाली की गति होती है वही उस वस्तु की क्या कहलाती है? लय कहलाती है। फूलों की वृद्धि की गति का प्रयोग पुष्प सज्जा में किया जाता है। ठीक है, फूलों की वृद्धि की गति का प्रयोग करने के बाद पुष्प सज्जा में लय उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए आगे, पुष्प सज्जा के प्रकार क्या हैं? शैली के आधार पर पुष्प सज्जा को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है शैली के आधार पर पुष्प सज्जा को। पहला क्या है? परंपरागत शैली, दूसरा विदेशी शैली और तीसरा आधुनिक शैली। सबसे पहले आप देखिए परंपरागत शैली क्या है। यह पुष्प सज्जा की शैली 6वीं शताब्दी से चली आ रही है। यह जो परंपरागत शैली है, यह 6वीं शताब्दी से ही पुष्प सज्जा की यह शैली चली आ रही है। 6वीं शताब्दी में जबकि बौद्ध भिक्षु फूलों का प्रयोग ईश पूजा के लिए करते थे, भगवान की पूजा के लिए करते थे। परंपरा शैली में विभिन्न रंग तथा आकार के फूलों को एकत्र कर गुलदस्ते में रख दिया जाता था। फूलों तथा फूलदानों के रंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरा इसमें क्या है? विदेशी शैली। विदेशी शैली, इस शैली में विशेष प्रभावशाली, इस शैली में जो विदेशी शैली है, इस शैली में विशेष प्रभाव जापानी शैली का है। सबसे मुख्य प्रभाव क्या है विदेशी शैली में? जापानी शैली का है। इसमें अनौपचारिक संतुलन का प्रयोग होता है, पत्तियों के प्रयोग पर बल दिया जाता है। विदेशी शैली में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों के प्रयोग पर बल दिया जाता है। अब तीसरा देखिए आधुनिक शैली। यह आधुनिक शैली जो है, यह व्यवस्था परंपरागत तथा विदेशी दोनों शैलियों का मिला जुला हुआ रूप है। आधुनिक शैली, इसमें कुछ परंपरागत शैली का भी प्रयोग है, कुछ विदेशी शैली का भी मिला जुला रूप है यह शैली। इस व्यवस्था में फूलों को चपटे फूलदान में पिन होल्डर की सहायता से लगाया जाता है। सज्जा के लिए अन्य उप साधनों का प्रयोग भी किया जाता है। प्रमुख पुष्प व्यवस्थाएं क्या क्या हैं? अगला हेडिंग देखिए, जो मुख्य रूप से पुष्प व्यवस्थाएं हैं वह क्या क्या हैं। वर्तमान समय में निम्न पुष्प व्यवस्थाएं अधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित हैं। कौन कौन सी? जो निम्नलिखित हैं। नीचे देखिए, रेखाबद्ध पुष्प सज्जा, समूहबद्ध पुष्प सज्जा, रेखीय तथा समूहबद्ध योजना का मिश्रित रूप और छोटी पुष्प सज्जा। तो इसमें पहला क्या है? रेखाबद्ध पुष्प सज्जा। इसमें रेखा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। फूल पत्तियों का प्रयोग कम कर रेखाओं को उभार तथा महत्व दिया जाता है। 3 विभिन्न रेखाओं का प्रयोग एक ही त्रिभुज के आकार में किया जाता है। यह व्यवस्था जापानी तथा पूर्वी देशों की सज्जा का क्या है? मिश्रित रूप है। और देखिए दूसरा समूहबद्ध पुष्प सज्जा। समूहबद्ध पुष्प सज्जा, यहाँ देखिए, इस व्यवस्था में रेखा की अपेक्षा फूलों के समूह तथा रंग को महत्व दिया जाता है। यह रचना गढ़ी, यह जो रचना होती है गठी, अर्धगाठी तथा बिखरी हो सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था बड़े कमरों में या औपचारिक अवसरों पर की जाती है। जहाँ औपचारिक अवसर हो या बड़े कमरे हो वहाँ समूहबद्ध पुष्प व्यवस्था की जाती है। जैसे गाठी तथा अर्धगाठी फूलों को गुच्छों में पिरो के यह व्यवस्था की जाती है। अगला देखिए तीसरा, रेखीय तथा समूहबद्ध योजना का मिश्रित रूप। यह अमेरिकन पद्धति है। यह तीसरी जो विधि है पुष्प व्यवस्था की, तीसरी जो विधि है यह अमेरिकन पद्धति है। इसमें रंगों के समूह को रेखाओं के प्रयोग द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, किंतु महत्व रेखा का फूलों के समूह से अधिक होता है। किंतु जो महत्व होता है इसका, यह रेखा का
फूलों के समूह से अधिक होता है। इस शैली में गोलाकार, अर्धगोलाकार, त्रिकोण, पंखे के आकार, टोकरी में की गई व्यवस्था तथा यश आकार की व्यवस्था आती है। टोकरी में की गई व्यवस्था तथा यश आकार की व्यवस्था आती है। चौथा क्या है? छोटी पुष्प व्यवस्था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पता चलता है कि इस योजना में छोटे छोटे पात्रों, छोटी बोतल, छोटे डिब्बों, छोटे छोटे फूलों से पुष्प सज्जा की जाती है। तो इस प्रकार से गृह प्रबंध नामक यह जो तीसरा पाठ था आपका, पूरा हमने आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में अच्छे से जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे अभी प्रश्न बाकी है, वीडियो को यहीं देखना ना बंद करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जैसे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, पहला प्रश्न इसमें है, पुष्प व्यवस्था वह कला है जिसमें फूलों और अन्य उपकरणों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उनमें स्वरूप, पोत और रंगों का सामंजस्य झलकता है। यह कथन किसका है? यह कथन सडेल महोदय का है कि रंट महोदय का है कि क्रेंडल का है कि मार्गरेट का है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन किसका है। तो इसमें ब वाला सही होगा, रंट महोदय का है यह कथन। ठीक है, अगला देखिए दूसरा प्रश्न, शैली के आधार पर पुष्प सज्जा को कितने भागों में बांटा जाता है? शैली के आधार पर पुष्प सज्जा को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 में कि 6 भागों में कि 4 भागों में कि 11 भागों में? तो शैली के आधार पर, जैसा कि ऊपर देखिए हमने आपको यहाँ बताया है, समझाया है। ठीक है, कि शैली के आधार पर पुष्प सज्जा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में देखिए यहाँ बांटा गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग? परंपरागत शैली, विदेशी शैली और आधुनिक शैली। तो ना इसमें 6 होगा, ना 4 होगा और ना 11 होगा, इसमें क्या होगा? 3 होगा। 3 भागों में बांटा गया है। देखिए उत्तर 3 यहाँ सही दिया है। प्रश्न देखिए, जापान में पुष्प सज्जा को क्या कहा जाता है? जापान में पुष्प सज्जा को इकेबान कहा जाता है कि फूलदान कहा जाता है कि नाजीरे कहा जाता है कि मोरीबाना कहा जाता है? क्या कहा जाता है जापान में पुष्प सज्जा को? जापान में पुष्प सज्जा को, इसमें देखिए आ वाला सही होगा, इकेबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकेबान। देखिए यहाँ दिया है। अब यहाँ देखिए चौथा प्रश्न है, पुष्प कला के एक विन्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति में रचनात्मक योग्यता का विकास होता है, व्यक्ति की भावनाएं जागृत होती हैं, कि व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, कि उपर्युक्त सभी सही है? इसमें क्या है सही? पुष्प कला एक विन्यास है जिसके द्वारा उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति के में रचनात्मक योग्यता का भी विकास होता है और व्यक्ति की भावनाएं भी जागृत होती हैं, व्यक्ति का नैतिक विकास भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों को काटने का उपर्युक्त समय होता है। ठीक है, सूर्योदय से सबसे पहले, सूर्योदय से पहले का समय होता है फूलों को काटने का, कि दोपहर को, कोई रात में, कि इनमें से कोई नहीं? तो फूलों को काटने का उपयुक्त समय जो होता है सूर्योदय से पहले होता है। अगला प्रश्न देखिए, गृह सज्जा में फूल व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन करें। फूल तस्वीरों और अन्य सहायक वस्तुओं की भांति अपनी पद्धति, आकार या अपने रंग के कारण खुशी प्रदान करते हैं। ब देखिए, इसमें फूल व्यवस्था की कला का प्रारंभ 6वीं सदी से है, जब चीनी भिक्षुओं ने यह शिक्षा दी कि किस प्रकार वनस्पति आदि को तीर्थ स्थानों व मंदिर में श्रद्धा सामग्री के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और स देखिए, फूलों के आकार में एक अद्भुत सौंदर्य निहित होता है। और द देखिए, फूल व्यवस्था अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसे कोई भी आदमी अपनी योग्यता व अनुभव के रूप में प्राप्त करता है। तो इसमें क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी इसमें सही होगा। ठीक है, अगला देखिए 7वां प्रश्न, पुष्प सज्जा का उद्देश्य वातावरण को क्या प्रदान करना है? पुष्प सज्जा का उद्देश्य वातावरण को क्या प्रदान करना है? अब क्या प्रदान करने में देखिए, संतुलन प्रदान करना है कि अनुपात प्रदान करना है कि अनुरूपता प्रदान करना है कि उपर्युक्त सभी प्रदान करना है? तो पुष्प विन्यास में कला का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो चलिए ये 7वां प्रश्न फिर से देख लीजिए आप लोग। 7वां प्रश्न क्या है कि पुष्प सज्जा का उद्देश्य वातावरण को क्या प्रदान करना है? प्रसन्नता प्रदान करना है कि जीवन प्रदान करना है कि सौंदर्य प्रदान करना है कि उपर्युक्त सभी प्रदान करना है? तो इसमें क्या होगा? सभी प्रदान करना होगा, उपर्युक्त सभी। पुष्प सज्जा का उद्देश्य वातावरण को प्रसन्नता भी प्रदान करना है, जीवन भी प्रदान करना है, सुंदरता भी प्रदान करना है, इसलिए इसमें उपर्युक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प सज्जा की प्रथा किस शताब्दी से शुरू हुई थी? 2री शताब्दी से, 6ठी शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से कि 15वीं शताब्दी से? पुष्प सज्जा की प्रथा 6ठी शताब्दी से शुरू हुई थी। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए,
पुष्प सज्जा की प्रथा किस देश से प्रारंभ हुई? पुष्प सजाने की जो प्रथा है या रीति रिवाज है या किस देश से शुरू हुई थी? चीन से कि जापान से कि मिस्र से कि ईरान से? तो यह जो शुरू हुई थी यह चीन से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प सज्जा से संबंधित चित्रकारी कब से प्रारंभ हुई? तो पुष्प सज्जा से संबंधित चित्रकारी जो है चित्रकारी 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई कि 12वीं से कि 16वीं से कि 5वीं से? तो यह 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई पुष्प सज्जा से संबंधित चित्रकारी। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प सज्जा सीखने के लिए किसका होना आवश्यक है? रुचि का होना कि ज्ञान का कि अंग्रेजी भाषा का कि तकनीक का? रुचि का होना आवश्यक है, इसमें यह सही होगा। अगला देखिए, निम्न में कौन पुष्प सज्जा का लाभ है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, मनोविज्ञान की दृष्टि से लाभदायक, सजावट की दृष्टि से लाभदायक कि उपर्युक्त सभी? तो इसमें दा वाला सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, फूल पत्तियों की रचना निर्धारित करती है? किसको निर्धारित करती है? उनकी रेखा को निर्धारित करती है कि बनावट को कि रंग को कि अनुभूति को? तो फूल पत्तियों की रचना जो है वह बनावट को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? बनावट को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पुष्प सबसे घटिया किस्म का होता है? जीनिया, मटर, लिली, गुलाब? तो इसमें जीनिया जो है वो सबसे घटिया किस्म का फूल होता है। अगला प्रश्न है, गुलाब के फूलों को हल्के कांच के बर्तनों में लगाने पर उसकी नाजुकता में क्या आती है? कमी आती है कि वृद्धि हो जाती है? यथावत रहता है, उपर्युक्त सभी? तो उसकी कांच के बर्तनों में लगाने पर उसकी नाजुकता में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, लंबी डंडी वाले पुष्प को किस प्रकार के पात्र में रखना चाहिए? चपटे, लंबे, मध्यम या किसी में नहीं? तो लंबी डंडी वाले पुष्प को लंबे पात्र में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पुष्प सज्जा की जाती है? सामान्य रूप से पुष्प सज्जा कहाँ की जाती है? कुर्सी पर, टीवी पर, मेज पर कि बिस्तर पर? सामान्यतः पुष्प सज्जा मेज पर की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प विन्यास में कला का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? संतुलन, अनुपात, अनुरूपता की उपर्युक्त सभी? तो इसमें क्या होता है? उपर्युक्त सभी लागू होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प विन्यास में कला का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? लय, बल, अनुपात की उपर्युक्त सभी? तो इसमें देखिए, इसमें उपर्युक्त सभी लागू होता है। पुष्प सज्जा में सर्वप्रथम किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? लय का कि संतुलन का, अनुपात का कि अनुरूपता का? तो पुष्प सज्जा में संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। पुष्प सज्जा हेतु कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? फूलों को सदैव प्रातःकाल या सूर्योदय से पहले काटना चाहिए कि फूलों को काटकर पानी में रखना चाहिए कि फूलों को कैंची या छुरी से काटना चाहिए कि उपर्युक्त सभी? तो इसमें देखिए ये सारे काम करने चाहिए। पानी, अगला प्रश्न है, पानी में क्या डालने पर फूल जल्दी नहीं मुरझाते हैं? तो पानी में चीनी डालने पर, नमक की चाय पत्ती की रंग, क्या डालने से फूल जल्दी नहीं मुरझाते हैं? तो इसमें होगा नमक डालने से फूल जल्दी नहीं मुरझाते हैं। निम्न में से कौन सा पुष्प विन्यास का प्रकार है? परंपरागत शैली की, विदेशी शैली की, आधुनिक शैली की उपर्युक्त सभी? तो देखिए इसमें तीनों क्या हैं? पुष्प विन्यास के प्रकार हैं, विदेशी शैली भी, परंपरागत शैली भी और आधुनिक शैली भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पुष्प निम्न में से कौन पुष्प विन्यास की शैली है? कोलोनियन शैली, फेडरल शैली, फेडरल क्लासिक शैली कि जापानी या विदेशी शैली की उपर्युक्त सभी? तो इसमें से क्या है? उपर्युक्त सभी हैं ये शैलियाँ पुष्प विन्यास की। अगला प्रश्न है, पुष्प विन्यास की किस शैली में तांबे का फूलदान उपयोग में लाया जाता है? परंपरागत या प्रारंभिक, अमेरिकन शैली में, जापानी शैली में, आधुनिक शैली में या फेडरल क्लासिक शैली में? तो यह इसमें क्या होगा? परंपरागत या प्रारंभिक, अमेरिकन शैली में, पहला वाला ही सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, पुष्प विन्यास की किस शैली में चांदी के पात्र का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक शैली, कोलोनियन शैली, विदेशी शैली या परंपरागत शैली? कोलोनियन शैली में चांदी का प्रयोग किया जाता है, चांदी के पात्र का प्रयोग। इकेबाना पुष्प व्यवस्था किस शैली की विशेषता है? कोलोनियन शैली का कि आधुनिक शैली का, जापानी शैली का कि परंपरागत शैली का? तो यह जापानी शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प सज्जा की किस शैली में पुष्प कम व पत्तियां अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं? जापानी में कि परंपरागत शैली में कि आधुनिक में कि कोलोनियन? जापानी शैली में पुष्प कम और पत्तियां अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार से देखिए गृह प्रबंध के अंतर्गत पुष्प सज्जा से संबंधित पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ाया और समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।